अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करें जिसमें कि हम बता सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप ये सोचेंगे, इफ़ ईएमएफ फोर्स इज़ सो मच स्ट्रोंगर देन हाउ डू वी फील ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ऐसा क्यों है कि हम ईएमएफ आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्ट्रोंगर बता रहे हैं और फिर भी हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही फील होता है डेली लाइफ में। दिस इज़ बिकॉज द नेट चार्ज ऑन मैटर इज़ ज़ीरो। मीन्स किसी भी मैटर के ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण मैटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक तरह से इक्वल अमाउंट में होने के कारण, तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाता है वहाँ पे। अब इस बुक के अंदर हमें एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस बताया है, जो कि हमने व्हेन वी होल्ड अ बुक इन आवर हैंड वी आर बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बुक ड्यू टू अ ह्यूज मास ऑफ द अर्थ बाय द नॉर्मल फोर्स। हमने नॉर्मल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, जो कि हमारे हैंड प्रोवाइड किए हैं। तो जो लेटर फोर्स जो है वो कुछ और फोर्स नहीं है, मींस जो नॉर्मल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है बिटवीन द चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर हैंड एंड द बुक। एक तरह से दो बॉडी मान सकते हैं कि जिसमें जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं अपोजिट चार्ज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किए हुए हैं, और जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या है वहाँ ज़ीरो है, यानी कि नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस तरफ पर प्रेजेंट ही नहीं है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर नॉट इंट्रिंसिकली प्रेजेंट। इंट्रिंसिकली का मतलब है कि वो प्रेजेंट होते हुए भी नहीं है, जिसकी वजह से ग्रेविटी का फोर्स हमें स्ट्रोंगर फील होता है। अब इस सिचुएशन में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को भी अगर उसके हाथ में फेदर दे दिया जाए तो वो फेदर से भी कुचला जाएगा, अगर नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें फील कर रहा होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ फोर्स है वो इतना स्ट्रोंगर हमारी बॉडी पर एक्ट नहीं करता जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें आपको यह एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। फिर आवर नेक्स्ट फोर्स इन नेचर कम्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जो फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर बात हो रही है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सिर्फ न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो फोर्स है जो उन्हें बाइंड कर रहा है वही फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। We all of us know that like charges repel each other. So जो प्रोटॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, इसका मतलब रिपेल करने चाहिए आपस में। तो इसीलिए so to hold them inside the nucleus there is a strong nuclear force present that compensate with electromagnetic force of repulsion। ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन्स जो हैं आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड तो कर रहे हैं, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है उसको बैलेंसिंग करने के लिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि इस बुक में भी एक्सप्लेन किया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसकी वजह से एविडेंट हो गया है कि विदाउट any attractive force a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between the protons। अब ऐसा क्या फोर्स है जिसकी वजह से वो बाइंडेड फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म में है। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
जो कि is the strongest of all fundamental forces, is about 100 times the electromagnetic force. तो यही फोर्स जो है वो प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, जो कि चार्ज से इंडिपेंडेंट है. इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन. मीन्स एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल इसीलिए नहीं करता क्योंकि हमारा उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपका न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है. और जो रेंज ऑफ न्यूक्लियाई है आपको सबको पता ही होगा कि न्यूक्लियर डायमेंशन अराउंड 10 की पावर -15 मीटर्स होता है. तो इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल है कोई भी न्यूक्लियाई स्टेबल होने के. ठीक है, अब इस बात को और ध्यान दें कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सपीरियंस नहीं करते. ठीक है, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते तो एक तरह से एटम क्या है इनस्टेबल हो जाता. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट नहीं करता, ये सिर्फ न्यूक्लियाई के बीच में ही होता है. तो अब हमने जितनी रीसेंट डेवलपमेंट की हैं उससे हमें ये भी पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो और भी छोटे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं. ये आप नोट कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट मीन्स लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट वी हैव आवर वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, इन बीटा डिकेज जो न्यूक्लियस है वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन को और कुछ अनचार्ज पार्टिकल्स नेम्ड एज न्यूट्रिनो. ठीक है, बेसिकली जो इनकी एमिशन और जो इनकी प्रोसेसेस है उसके दौरान हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स फील करने को मिलता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी रेंज इज़ अबाउट 10 की पावर -16 मीटर्स की रेंज में होता है. ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. अब हमारा इसी फोर्सेस के टॉपिक के अंदर एक और टर्म आती है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स. अब ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या है? यूनिफिकेशन टर्म मैंने पहले भी डिस्कस की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में. यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आइडिया जिसमें हम पॉसिबल इस तरह से नेचर जो है फोर्सेस का एक सिंगल वर्किंग फोर्स की फॉर्म में एज अ होल हम वर्क कर सकें. मीन्स इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये होगी, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इज द आइडिया दैट इट इज़ पॉसिबल टू व्यू ऑल ऑफ नेचर्स फोर्सेस एज अ सिंगल वर्किंग फोर्स एज अ होल. मतलब जितने भी आपके नेचर में फोर्सेस हैं ना उनको एक सिंगल एंटिटी में कंबाइन करके और उसको एज अ होल हम स्टडी करें. इस तरह की जो प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन कहेंगे, स्पेशली फॉर फोर्सेस. इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने एक जैसे नेक्स्ट पेज पर है, एक मिनट. सबसे पहले हमें न्यूटन ने बताया यूनिफिकेशन के टर्म में. देखिए इसमें इस पैराग्राफ में दे रखा है आपको. न्यूटन unified terrestrial and celestial domain under a common law of gravitation. ठीक है, इसमें टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन क्या होगा? टेरेस्ट्रियल होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और सेलेस्टियल डोमेन में जो आपका बेसिकली आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कंसिडर करेंगे. तो दोनों ही क्या है, आपस में यूनिफाइड फॉर्म ऑफ फोर्सेस हैं. और न्यूटन ने रियलाइज़ किया कि अगर एप्पल फॉल कर रहा है ट्री से तो वो एक टेरेस्ट्रियल फिनोमेना है
और जो आपका मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो आपका एक सेलेस्टियल फॉर्मूला है। तो ये जो दोनों के दोनों फिनोमिनन्स हैं ये बोथ लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से गवर्न किए जा रहे हैं। इसीलिए न्यूटन ने इसे कहा कि अपने टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल फिनोमिना जो हैं वो यूनिफाइड हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना की। ये देखिए, इसमें आपको बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी के तहत ऑर्स्टेड और फैराडे ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को स्टडी किया और ये कहा कि जो ये दोनों फिनोमिना हैं वो इनसेपरेबल हैं। और मैक्सवेल ने यूनिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो बेसिकली हमने टू और मोर फोर्सेस को एक कंबाइंड एलिमेंट्री फोर्स बना दिया जिसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स कहा। मींस ये भी एक तरह से थ्योरी और कंसेप्ट है जिसमें आपको कुछ और नहीं, बस जनरल व्यू देने हैं कि किसने यूनिफिकेशन कौन से फोर्सेस के लिए दिया है। तो आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ सकते हैं और ये इजीली समझ भी आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमने यूनिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल फिनोमिना पढ़ना है जो कि हमारे को न्यूटन ने दिया था। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना पढ़ना है जो कि हमें ऑर्स्टेड और फैराडे ने दिया था। उसके बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ना है जो कि मैक्सवेल ने दिया था। और फिर लास्ट में आता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में आप यूनिफाइड फोर्स एज अ वीक इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस के टर्म में हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता भी रखा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड seen as aspect of single electro weak force। तो हमें ये पता चलता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी यूनिफाई कर दिया है जो कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स के नाम से जानी जाती है। और अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू यूनिफाई द इलेक्ट्रो वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इवन टू यूनिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे के जो वर्क हैं, जो रिसर्चेज हैं, वो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स को भी यूनिफाई करने के उसमें डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब आप ये पढ़ सकते हैं इस टेबल में कि कौन सा यूनिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने, किस फिजिस्ट ने दिया। तो फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस टेबल। एंड आवर लास्ट टॉपिक रह जाता है जो कि बेसिकली है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज जो है आपका